बताया था कि जब कॉस्ट अकाउंटिंग का अध्ययन शुरू हुआ या कॉस्ट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन शुरू हुआ इंडस्ट्रीज़ में या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स में, तो मुख्यतः कॉस्ट को 3 भागों में स्टार्टिंग में हमने अध्ययन किया था कि 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट मटेरियल, सेकंड लेबर, थर्ड एक्सपेंसेस। फिर इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो सारा इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारा का सारा यहाँ पर एक नए नाम से भी जाना जाता है जिसको ओवरहेड कहा जाता है कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस्टिंग में तो ये सब बाइफर्केशन या सारा डिवीजन है, ये सब कॉस्ट कंट्रोल करने के उद्देश्य से, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो लमसम अमाउंट की एंट्रीज होती थी, लमसम अमाउंट को दर्ज किया जाता था। उसमें ये नहीं पता पड़ पाता था बहुत बार कि कहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कहाँ पे कम आ रही है। कंपैरेटिव स्टडी करना भी उतना संभव नहीं होता जितना कि बाइफर्केशन करने के बाद हो पाता है। तो यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं आज कि जो डायरेक्ट मटेरियल है, मान लीजिए किसी कंपनी के 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। उन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में हम यहाँ पे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि एक लकड़ी का कारखाना है जहाँ पर चेयर्स बनती है, टेबल्स बनती है और सोफ़ा बनते हैं। 3 तरह के आइटम्स वहाँ पर बनते हैं। तो तीनों के लिए जो रॉ मटेरियल ख़रीदा जाएगा वो तीनों को इश्यू किया जाएगा। वो रॉ मटेरियल अलग अलग डेट्स पर, अलग अलग समय पर ख़रीदा जाएगा। मान लीजिए एक फर्स्ट लॉट जो रॉ मटेरियल का ख़रीदा गया वो अप्रैल में ख़रीदा गया और अप्रैल में किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को कोई भी रॉ मटेरियल इशू नहीं किया गया। और दूसरा लॉट मई में ख़रीद लिया गया और वो दूसरे लॉट ख़रीदने के बाद चेयर्स डिपार्टमेंट को जो लकड़ी है मान लीजिए वो ख़रीदी गई थी, उसको इशू किया जाना है। तो किस रेट पर उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को किस रेट पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को वो लकड़ी या रॉ मटेरियल इशू किया जाए, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है। चूँकि 2 रेट्स की अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेट्स का मटेरियल आया है, तो स्टार्टिंग में जो माल आया था वो इशू किया जाए, उस रेट पर इशू किया जाए, या बाद वाले रेट पर जो माल आया है उस बाद वाली रेट के हिसाब से इशू किया जाए, बाद वाली रेट से। तो इसलिए प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल्स के नाम से हमको ये अध्ययन करना है कि इनको किन किन तरीके से हम इशू कर सकते हैं और उनको किस तरह से स्टोर्स लेजर अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो इसमें सबसे पहला मेथड बताया गया फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि। जो माल पहले आता है उसको पहले इशू किया जाता है। दूसरा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन। जो लास्ट में आता है उसके जस्ट बाद जो भी इशू किया जाता है वो लास्ट वाले से स्टार्ट किया जाता है और फिर अगर वो ख़त्म हो जाता है तो फिर आगे बढ़ते जाते हैं उसी लास्ट के तरीके से ही, अंतिम से प्रथम की ओर। और तीसरा मेथड है एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड मैथमेटिकल नहीं है, उसमें ये होता है कि एक बार 100 रुपये का माल आया, एक बार 150 रुपये का आया, एक बार 200 का आया मान लीजिए, और एक टन तीनों माल आए मान लीजिए, तो वहाँ क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, 100, 150, 200 तीनों को जोड़ कर 3 का भाग दे देंगे, वो एवरेज प्राइस मेथड हुआ। और जो मैथमेटिकल मेथड है दूसरा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, उसमें होता है भारित समानांतर माध्य विधि। उसके अंदर ये होता है कि जितनी क्वांटिटी का माल परचेज़ किया उसको प्राइस से गुणा करते हैं, सेकंड बार जितनी क्वांटिटी का माल परचेज़ किया उसको उसकी प्राइस कितने रेट पे परचेज़ किया गया था उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और थर्ड टाइम पर कितनी क्वांटिटी का माल परचेज़ किया और किस रेट पे परचेज़ किया तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो टोटल आता है प्रोडक्ट टोटल, उसको टोटल नंबर ऑफ कितनी क्वांटिटी परचेज़ की गई उससे डिवाइड कर देते हैं, वो वेटेड प्राइस निकल जाता है उस पूरे माल का। फिर जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया जाता है तो वेटेड प्राइस के आधार पर इशू किया जाता है। तो इस तरह से इसके अलावा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड भी है, बेस स्टॉक मेथड भी है, और बहुत सारे मेथड्स हैं, वो पुस्तकों से अपने को अध्ययन करना चाहिए। पर मूलतः ये 4 मेथड जो हैं हम यहाँ पर अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। इसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये आता है कि मान लीजिए कि कोई वेस्टेज होता है नॉर्मल या एबनॉर्मल, उनको किस तरह ट्रीट करेंगे, ये भी हमें अध्ययन करना होता है। इसको हम देखेंगे बाद में। थैंक यू।